बी काम माय चाइल्ड। तुम इस तरह रोएगा तो आंट सिंथिया की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगा। डोंट क्राई, डोंट क्राई। ओके डैड, अगर ऐसी बात है तो आई विल नॉट क्राई। और वैसे भी मेरा हस्बैंड मारियो ने आंटी को जीती जी क्या कम तंग किया होगा। बेटे, मारियो तुम्हारे साथ नहीं आया? उस बेशरम को क्या पता कि फैमिली का कीमत क्या होता है। नशे की हालत में पड़ा होगा किसी रोड पर। उसका इररिस्पॉन्सिबिलिटी ने तुम्हारा नहीं, पूरा गोम्स फैमिली का लाइफ बर्बाद कर दिया बेटे। डैड, सी आंटी का फ्यूनरल तो 2 दिन पहले हुआ था ना? और ये टॉमस्टोन भी नया है। इस पे इतना बड़ा क्रैक? इस पे इतना बड़ा क्रैक कैसे आया? ये क्रैक? पता नहीं बेटा। ओह गॉड! और देखिए डैड, आसपास ये मिट्टी। डैड, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे किसी ने खोदा हो। What are you saying, फ्लाविया? ये सिंथिया का कब्र कौन खोदा? कुछ तो गड़बड़ है। फ्लाविया, ये तुम क्या करता है? किसी का कब्र खोदना क्राइम है, क्राइम। ये तुम सिंथिया आंटी का कब्र क्यों? मुझे 100% यकीन है कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। और मुझे तो डर है कि कहीं मारियो ने आंटी का कब्र खोदा होगा। मारियो ऐसा क्यों करेगा? पूरी जायदाद का झगड़ा पता होने के बाद भी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हो? लेकिन प्लीज डैड, हेल्प मी। खोलिए उसे। मारियो! डियर आंट सिंथिया, आपको आपकी ये नीज एमिली बहुत मिस करेगी। काश आप भी हमारे साथ होती। अजीब, बहुत अजीब। किसने मारा इसे इसका गला घोंट कर? गले में चेन डालकर मारा इसे। ये देखो, इसके गले पे चेन की कड़ियों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। साफ, ये चेन मिली बार कोने में। इसी चेन से गला घोटा गया इसका। और रिचर्ड, मेरी भांजी एमिली का पति। बट इंस्पेक्टर, ये चेन रिचर्ड्स का नहीं है, एमिली का है। एमिली रहती कहाँ है? रिचर्ड, आंट सिंथिया की बॉडी हमारे घर पे, इतनी दूर उस ग्रेवयार्ड से। नहीं, मुझे नहीं पता कैसे। अब मैं क्या करूं?
माय गॉड, सिंथिया का बॉडी यहाँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब मारियो की चाल है, उसी ने मुझे फंसाया है। मारियो मर चुका है। What? और उसे तुमने मारा है। यू आर अंडर अरेस्ट मिसेज एमिली फ्रांसिस। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब झूठ है। चलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। नहीं। मिसेस बिलमोरिया, क्या आप लोग जानते हैं कि कब्रिस्तान के चारों ओर जो दीवारें होती हैं वो इतनी ऊंची क्यों होती? नहीं सर, क्यों? सिंपल, क्योंकि ये रिंगटोन तुमने लगाई है मेरे फोन पे। यस सर। बैड रिंगटोन। हेलो, रिचर्ड फ्रांसिस तुम्हारे पास अपनी बीवी का केस लेकर आएगा। उसका केस मत लेना, वरना पछताओगे। अच्छा, रियली? थैंक यू फॉर द एडवाइस। लेकिन आप कौन? हेलो हेलो, दैट्स वियर्ड। लाइक योर रिंगटोन, दैट्स आल्सो वियर्ड। प्लीज चेंज इट। यस सर। So I'll get that. एडवोकेट केडी पाठक, रिचर्ड फ्रांसिस। आपको कैसे पता? मेरे जासूस चारों ओर फैले हुए हैं। जस्ट जोकिंग। बताइए मिस्टर फ्रांसिस, आपका कौन सा केस है जो मुझे नहीं लेना चाहिए? रिचर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस लॉकअप में अकेले मत छोड़ो। यहाँ आसपास सारे खूनी हैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। किसी को नहीं मारा मैंने, किसी का खून नहीं किया, किसी को नहीं मारा मैंने। जब से ये हादसा हुआ है ना केडी, तब से बस ये ऐसे ही डरी सहमी बहकी बहकी सी बातें कर रही है। तो अब तुम ही बताओ रिचर्ड, ये कब्रिस्तानी कहानी का राज क्या है? गोम्स फैमिली में सबसे बड़ी आंट सिंथिया थी। उन्होंने शादी नहीं की और मारियो गोम्स उनके भाई के बेटे थे और एमिली उनकी बहन की बेटी। मारियो और एमिली दोनों ही कजिन्स थे और मैं रिचर्ड फ्रांसिस एमिली का पति हूं। और वहां बैठी फ्लाविया गोम्स, मारियो की बीवी। और वो दोनों कौन हैं? वो अंकल एल्बर्ट हैं, आंट सिंथिया के छोटे भाई। और जो उनके बगल में बैठा है वो रॉजर, वो आंट सिंथिया की देखरेख करता था। यानी कि एक अकेली बूढ़ी आंट सिंथिया और आप सब उनके परिवार के लोग। जी। जिसमें से सबसे बड़े हैं एल्बर्ट गोम्स। योर ऑनर, मेरा बड़ा सिस्टर सिंथिया का गोवा में 40 एकड़ जमीन है। उस जमीन का मार्केट वैल्यू 70 करोड़ से कम नहीं। एमिली और मारियो का दोनों का इस जमीन पर नजर था और हमको ऐसा लगता है कि उसी जमीन के वास्ते एमिली ने मारियो को मार डाला। मेरा भी यही शक है योर ऑनर। 8 मार्च को सेंट मार्क्स कब्रिस्तान से जब पुलिस को सिंथिया गोम्स की कब्र से उनके भतीजे मारियो गोम्स की लाश मिली, तो उसके साथ एमिली की ये चेन भी मिली, जिससे मारियो गोम्स का गला घोटा गया था। जाहिर है
उसके बाद एमिली के घर पहुंची, जहां से शॉकिंगली उन्हें सिंथिया गोम्स की लाश बरामद हुई। शॉक तो मैं आपकी बातों से हूं प्रोसिक्यूटर साहिबा। अगर मैं अपना ये पेंसिल आपकी मेज पर छोड़ दूं तो क्या इससे यह साबित होता है कि आपने मेरा ये पेंसिल चुराया है? डेफिनेटली नॉट, योर ऑनर। सिंथिया गोम्स की लाश को कोई एमिली के दरवाजे पर छोड़ गया था। इसका क्या सबूत है? किसी ने उस लाश को वहां लाते हुए देखा? इसका कोई सबूत नहीं, लेकिन एमिली को किसी ने लाश ले जाते हुए भी नहीं देखा। लेकिन छुपाते हुए देखा इंस्पेक्टर दवे, मिस्टर एल्बर्ट गोम्स और फ्लाविया गोम्स ने। और सिर्फ जुर्म को छुपाया जाता है। ये जुर्म एमिली ने किया क्योंकि उसके जूतों के निशान कब्रिस्तान में मिले। योर ऑनर, उस कब्र के पास गड़े फुटप्रिंट्स की फोटोग्राफ्स जो एमिली के सैंडल्स की हैं। ये सैंडल्स जो इंस्पेक्टर दवे को उस दिन एमिली के घर से मिले। और इन सैंडल्स पर जो मिट्टी है उसी कब्रिस्तान की है। ये तो क्लियर सबूत है कि एमिली वहां गई थी। और इतना बेहतरीन प्लान लेकर मारियो को मारकर उसकी लाश को ऐसी जगह छुपाना जहां उसे ढूंढने की कोई सोच भी नहीं सकता। एक कब्रिस्तान की 6 फुट नीचे कब्र में, कब्र भी किसी और के नाम की, आंटी सिंथिया, जिसे 2 दिन पहले ही 100 लोगों ने दफन होते हुए देखा। कहना पड़ेगा एक्सीलेंट हाइडिंग प्लेस एमिली, लेकिन अफसोस सिंथिया की लाश को ठिकाने लगाते हुए इंस्पेक्टर दवे ने एमिली को रंगे हाथों पकड़ा और जीनियस प्लान फ्लॉप हो गया। योर ऑनर, मुझे प्रोसिक्यूटर साहिबा को याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं कि हर मर्डर का एक मोटिव होता है, कत्ल की वजह। और एमिली के पास कत्ल की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि आंटी सिंथिया ने खुद अपनी जायदाद इसी वसीयत में एमिली के नाम लिख दी थी। अजीब बात है मिस्टर डिफेंस काउंसिल। बिल्कुल एक ऐसी वसीयत मेरे पास भी है जिसमें जायदाद का वारिस एमिली नहीं, मारियो गोम्स है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, एक जायदाद के 2 दावेदार, कजिन्स मारियो और एमिली। इसीलिए एमिली ने मारियो की जान ली, ताकि मारियो की मौत के बाद सारी जायदाद एमिली फ्रांसिस के नाम हो। एक ही इंसान 2 अलग अलग वसीयत क्यों बनाएगा? मैटर वही, डेट भी सेम, सिर्फ नाम अलग। यदि आंटी सिंथिया कहां तक पढ़ी थी? सर, रिपोर्ट के मुताबिक वो एक एमकॉम ऑनर्स थी। एमकॉम? फिर सिग्नेचर की जगह अंगूठा क्यों लगाया? स्ट्रेंज। मे बी नॉट। यदि पार्किंसंस डिजीज था उन्हें। वो क्या है? मिसेस बिलमोरिया, पार्किंसंस डिजीज, जहां मरीज के हाथ पांव हिलते हैं,
ट्रेमर होते हैं, इसीलिए वो पेन उठाकर सीधा सिग्नेचर नहीं कर पाते, जिसके कारण आंटी सिंथिया ने अंगूठा लगाया था। प्लीज चेंज दिस रिंगटोन। केडी पाठक, केडी पाठक, इस केस को छोड़ दो वरना पछताओगे। सुनिए मिस्टर धमकी वाले, मैं हेलो हेलो वो धमकी वाला फोन? तुम ये कॉल ट्रेस क्यों नहीं कर सकते? अनट्रेसेबल नंबर है मिसेस बिलमोरिया। नेवर माइंड, वो उसका काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। नियति, गैजेट ऑफिस से पता करो कि ये दोनों स्टैम्प पेपर्स किस डेट पे इशू हुए थे। योर ऑनर, सिंथिया गोम्स की 2 वसीयत, दोनों पर सब्जेक्ट मैटर एक समान, डेट्स भी सेम, लेकिन इनमें से एक उनकी मौत के पहले बनाई गई थी और दूसरी उनकी मौत के बाद। ऑर्डर ऑर्डर। केडी, ये तुम कैसे कह सकते हो? योर ऑनर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के मुताबिक जब भी कोई स्टैम्प पेपर इशू किया जाता है तो रजिस्टर में उसका डेट ऑफ इशू दर्ज किया जाता है। एमिली गोम्स के नाम जो वसीयत है उसका स्टैम्प पेपर 9 महीने पहले इशू किया गया था, लेकिन मारियो गोम्स के नाम जो वसीयत है उसका स्टैम्प पेपर सिंथिया गोम्स के मौत के 2 दिन बाद इशू किया गया है। तो फिर इस पर सिंथिया गोम्स के अंगूठे का निशान कैसे आया मरने के बाद? अनफॉर्चुनेटली और ऑनर, इस केस से यह जाहिर हुआ है कि मौत के बाद भी अंगूठे का इस्तेमाल किया जा सकता है वसीयत पे थंब इंप्रेशन लेने के लिए, भले ही ऐसा करने के लिए कब्र ही क्यों ना खोदनी पड़े। राइट मिस्टर एल्बर्ट? मिस्टर एल्बर्ट, ये कब्र खोदने का शवल आपका ही है या नहीं? इज इट योर्स और नॉट? जी, ये शवल मेरा ही है, लेकिन 2 महीने पहले रॉजर ने मुझसे बोरो किया था। योर ऑनर, मैं रॉजर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर रॉजर परेरा, ये आपके हाथ को क्या हुआ? वो पिछले संडे मैं मोटरसाइकिल से गिर गया था तो फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया है? हाउ पेनफुल, हाउ सैड। एनीवे रॉजर, 10 साल तुमने आंटी सिंथिया की सेवा की। बड़े दुख की बात है कि उसके बावजूद उनकी जायदाद में से तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं। वांदा नहीं साहब, मैडम सिंथिया ने मुझे बेटे की तरह रखा था। उन्होंने कभी मुझे नौकर समझा ही नहीं, और यही मेरे लिए काफी है। मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है साहब। वाह, क्या बात है, व्हाट अ नोबल थॉट। अगर दुनिया में हर इंसान तुम्हारी तरह होता तो दुनिया कितनी सुंदर होती, सोचो। वैसे पता नहीं कि तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन एमिली के बाद 70 करोड़ की जायदाद के मालिक तुम हो। यानी कि अगर एमिली को कुछ हो जाता है, फांसी हो जाती है या उम्र कैद भी हो जाती है, तो तुम सीधा डायरेक्ट नौकर से मालिक। क्या? सिलेविया मैडम ने तो मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि मेरा नाम जायदाद में कहीं है ही नहीं। Really? यानी ये पूरा हिस्सा ये लेना चाहती है? नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हाँ, और मिलना भी चाहिए तुम्हें तुम्हारा शेयर। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कमेलियन क्या होता जानते हो तुम? गिरगिट जो रंग बदलता रहता है। क्योंकि देखो ना, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि तुम्हें पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं, और अब तुम कह रहे हो कि मुझे मेरा शेयर चाहिए। इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि मैडम फ्लाविया ने आपको झूठ क्यों बोला? योर ऑनर, मैं फ्लाविया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मारियो की वजह से सर,
मारियो नहीं चाहता था कि रॉजर को इस बात के बारे में कभी भी पता चले कि उसका नाम भी वसीयत में है। मारियो ने मुझे धमकी दी थी कि ये बात मैं उसे कभी ना बताऊं। पति ने पत्नी को धमकी दी। इट्स नॉट अ गुड थिंग, नॉट गुड एट ऑल। कैसा पति था मारियो? मारियो एकदम अच्छा पति नहीं था। वो घर में कम और बार में ज्यादा रहता था। उसकी शराब पीने की गंदी आदत और उस पर सी अय्याशियां। मेरा लाइफ तो उसने एकदम जहन्नुम बना दिया था सर। शायद इसीलिए तुमने सोचा कि उसे जहन्नुम पहुंचा दो, है ना? Objection, Your Honor. सस्टेन्ड। सॉरी योर ऑनर। सॉरी फ्लाविया, तुम्हारा दिल दुखाने का मतलब नहीं था मेरा। एनीवे, अगला सवाल। योर ऑनर, इस केस का एक बहुत ही अहम विटनेस पुलिस की गिरफ्त में आया है। उस कब्रिस्तान का पहरेदार पीटर डिसूजा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं उसे अदालत में पेश कर सकूं। योर ऑनर, दिस इज इनकरेक्ट प्रोसीजर। इस विटनेस के बारे में डिफेंस को बताया ही नहीं गया। पीटर की गिरफ्तारी 1 घंटे पहले हुई। मुझे भी अभी पता चला है योर ऑनर। केडी, मर्डर केस में ऐसी अहम गवाही को रोका नहीं जा सकता। पीटर डिसूजा को पेश किया जाए। हमको माफी दे दो जज साहब, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। हमको इसके लिए बहुत मनी दिया गया था। किसने दिया वो पैसा? फेस नहीं देखा। हाँ, क्योंकि सारा बात और ऑर्डर फोन पे आया था। हाँ, मगर वो एक आदमी था, उसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। उसका नाम रिचर्ड था साहब। नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर रिचर्ड, आप बैठ जाइए। मेरा शक सही निकला योर ऑनर। ये पूरी साजिश अकेली एमिली की नहीं थी। उसके पति रिचर्ड ने भी उसकी मदद की। एमिली और रिचर्ड फ्रांसिस ने मिलकर मारियो को मारा। योर ऑनर, मे आई अप्रोच द बेंच? यू मे। योर ऑनर, इस नए विटनेस, नए सबूत की रोशनी में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन पीटर डिसूजा की गवाही के बाद तुम्हारा केस और भी कमजोर हो गया। योर ऑनर, पीटर ने सिर्फ उसकी आवाज सुनी है, चेहरा नहीं देखा। मुझे पूरा यकीन है कि कोई तो है जो इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वही शख्स मुझे भी धमकियां दे रहा है और ये बात मैं साबित कर सकता हूं कोर्ट में। योर ऑनर, प्लीज टेक मोर टाइम। तो तुम्हें यह काम जल्द से जल्द करना पड़ेगा केडी, क्योंकि कल सुबह 9:30 से 10:30 के बाद इस केस की अगली तारीख 10 दिन बाद की है। तुम 10 दिन तक इंतजार करना चाहोगे या? नहीं योर ऑनर, 10 दिन में कुछ भी घुमाया जा सकता है। टुमारो मॉर्निंग इज ओके। ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई कल सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में की जाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। एल्बर्ट, रॉजर, फ्लेविया, रिचर्ड, ये चारों अभी भी शक के दायरे में। इन चारों में से कोई भी हो सकता है या फिर कोई और। बोलिए मिस्टर धमकी सिंह। कल सुबह अदालत मत आना, वरना मारियो के साथ जो हुआ तेरे साथ भी होगा केडी। Bloody idiot. किसी का खून नहीं किया,
किसी को नहीं मारा मैंने। जी ये शवल मेरा ही है, लेकिन 2 महीने पहले रॉजर ने मुझसे बोरो किया था। नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मारियो एकदम अच्छा पति नहीं था। उसका नाम रिचर्ड था साहब। नहीं, मैंने किसी को फोन नहीं किया। मेरा शक सही निकला योर ऑनर। एमिली और रिचर्ड फ्रांसिस ने मिलकर मारियो को मारा। सुबह के 4 बज गए नियति। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सर लेकिन आप? मुझे जाना है अभी सेंट मार्क्स ग्रेवयार्ड। गुड बाय केडी। हेलो झिलमिल जी, मैं नियति ऑफिस से बोल रही हूँ। केडी सर अब तक ऑफिस ही नहीं आए और 9:30 बजे हमें कोर्ट पे पहुँचना है। जी मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया और बिल्कुल आउट ऑफ रीच है। हाँ, सुबह के 4:30 बजे वो कब्रिस्तान गए थे। आई मीन आई होप ही इज़ ओके। आई एम वरीड। गीली मिट्टी की खुशबू। Oh my God, this is not good, Mr. K.D. Pathak. Not good at all. Is anybody there? केडी सर की गाड़ी। Calm down, K.D. Easy. पैनिक मत करो। पैनिक करोगे तो सांसें तेज चलेगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। Easy. You can do it. Okay. Let's think about this. Next step. Cell phone. Right. Cell phone. जरूर सर अंदर हो गए। केडी, केडी, केडी। झिलमिल जी, यहाँ नहीं, कब्रिस्तान के अंदर। अरे नियति, एक जिंदा आदमी कब्रिस्तान में क्या करेगा? कहीं बाहर होगा। केडी। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। नियति, लड़की मरवाएगी क्या? केडी सर, सर, सर।
I can't die in a coffin. Alive. That's very silly. सिग्नल भी नहीं है। इसलिए तो सर का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। केडी सर! केडी कहाँ रह गया है? अजीब बात है, इतने सालों में कभी किसी केस में वो लेट नहीं आया। अभी आज क्या हो गया? ओह गॉड! अब तो केस का वक्त हो गया है। हमें कोर्ट चलना होगा। क्या करें? तो मैं तब से यही तो कह रहा हूँ ना नियति, चलो। नियति का टेक्नो रिंगटोन बजाता हूँ, शायद कोई सुन ले। क्या हुआ? यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, कोई इंग्लिश गाने की। गाने की? हाँ, हो सकता है ये किसी डीजे की कब्र होगी। अंदर भी बचा रहा होगा बेचारा। टेक्नो बीट्स, मेरा रिंगटोन। कान बज रहे हैं तुम्हारे कान। कब्रिस्तान है ये। अभी चलो, लेट हो रहे हैं कोर्ट। मुकदमा शुरू हो गया होगा। चलते। योर ऑनर, आधा घंटा हो गया है और केडी का कोई नामो निशान नहीं। वेल केडी, आई थिंक यू फिनिश्ड। सेल फोन पे सिग्नल नहीं, कोई तेरी आवाज नहीं सुन रहा। ये तेरा आखिरी केस था और ये तेरी पहली और आखिरी कबर। सॉरी टू से, गुड बाय केडी। गुड बाय केडी। गुड बाय केडी। ओ माय गॉड, अब समझ में आया मारियो का खून किसने किया, लेकिन क्या फायदा? कैसे साबित करूंगा कॉफिन में? योर ऑनर, मेरी राय है आप इस केस का फैसला सुना दीजिए। नहीं माया, मैंने केडी को 1 घंटे की मोहलत दी थी। अभी भी आधा घंटा बाकी है। लेट अस वेट। केडी, यू कांट डाई सो इजीली। इतनी आसानी से नहीं मर सकते तुम। सोचो सोचो कैसे बाहर निकलोगे। कार कीज, गाड़ी की चाबी, गाड़ी का सिक्योरिटी लॉक, शायद कोई देख ले। रेडियो सेंसर्स दीवारों से पास होते हैं। झिलमिल जी, गाड़ी की लाइट। हाँ, मुझे लगा था कि केडी अंदर ही होगा और सो रहा होगा। केडी सर! केडी सर! केडी! अंदर तो कोई नहीं है। मैंने कहा था कि गाड़ी उसकी खराब हो गई होगी। गाड़ी यहीं छोड़ करके वो कोर्ट चला गया होगा। चलो। नहीं झिलमिल जी, आई एम श्योर ये कोई इशारा है हमारे लिए। केडी साहब में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर। हो तुम पागल हो। चलो मेरे साथ चलो। देखिए, आप आए या नहीं आए, आई एम श्योर केडी सर अंदर है। मैं अंदर जा रही हूँ। अरे यार, ये लड़की फिर मरवाएगी। नियति! 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 केडी सर! अरे क्या केडी केडी यार। थिंक नियति, थिंक। सर का रिंगटोन मैंने सुना था। इस कबर में। जिंदा? हाँ। निधि, तुम पागल हो गई क्या? इस कबर के अंदर केडी जिंदा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। झिलमिल जी, ये देखिए, यहाँ की तारीख है 1991, यानी कि 20 साल पुरानी। और यहाँ की मिट्टी देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी इसमें डाली हो। एक मिनट। आई एम वेरी सॉरी।
मेरी सॉरी नियति। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा था कि कुछ तुम में, लेकिन नहीं। इंटेलिजेंट, फैंटास्टिक। क्या तुमने ढूंढ निकाला। एकदम इस कब्र की मिट्टी ताजा है। ऐसा लगता है कि अभी अभी ये कब्र को दफनाया गया है। झिलमिल जी, हमें ये खोदना होगा अभी इसी वक्त। मैं नहीं खोदूंगा कब्र। लेकिन आप ही तो। नहीं, मैं कब्र को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अच्छा ठीक है, आप किसी की मदद तो ले सकते हैं ना। With due respect, Your Honor, केडी का ये कोर्ट हियरिंग मिस करना साफ कहता है कि उसके पास अपनी क्लाइंट की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन की गुजारिश है कि आप इस केस का फैसला सुनाएं। ठीक है। 10:30 बजने वाले हैं और योर ऑनर, लेकिन अभी तक 10:30 बजे नहीं। केडी, ये कोई टाइम है अदालत पहुंचने का? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी योर ऑनर। हैव यू फॉरगॉटन द डेकोरम ऑफ द कोर्ट? तुम्हारा ड्रेस कोड का? मैं अदालत का वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए इसी तरह आना पड़ा। व्हाट हैज हैपेंड टू यू? ये तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? दरअसल बात यह है कि अब तक मैं उसी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन के नीचे गाड़ा गया था। क्या? प्लीज। किसकी हरकत है ये? उसी की योर ऑनर, जो नहीं चाहता कि मैं मारियो के कातिल को ढूंढ निकालूं। तुमने उसका चेहरा देखा है? चेहरा तो नहीं देखा योर ऑनर, लेकिन उसकी आवाज सुनी है। कौन है? योर ऑनर, जब से ये केस शुरू हुआ है मुझे फोन पे धमकियां आ रही हैं। और आज कब्रिस्तान में जब मैंने वो आवाज सुनी, गुड बाय केडी, तो वही आवाज थी, लेकिन एक फर्क, उसमें एक टोन था जैसे कि फोन पर हमें सुनाई देती। यानी? इसका मतलब योर ऑनर कि कोई वॉइस चेंजर या वॉइस डिस्टॉर्टर से बात कर रहा है। एक ऐसी मशीन जो पतली आवाज को मोटी बनाती है। योर ऑनर, इस केस से जुड़े सभी लोगों में 2 ही लोग हैं जिनकी आवाज पतली है, एमिली और फ्लाविया। और चूंकि एमिली जेल में थी, जाहिर सी बात है कि यह आवाज फ्लाविया की है। मेरा हस्बैंड मारियो और मेरे डैड एल्बर्ट दोनों ने मिलकर एक झूठी वसीयत तैयार की और उसके ऊपर सिंथिया आंटी के लाश के अंगूठे का निशान लगाया। मारियो ऑस्ट्रेलिया सेटल होना चाहता था, पर मेरे साथ नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी मुझे धोखा देकर। इससे पहले कि वो मुझे धोखा देता, मैंने उसे धोखा दे दिया
उसकी जान लेकर। उस दिन मैं एमिली के घर गई। मैं अभी पानी लाती हूँ। वहां से उसके जूते और चेन चुराया और उसी चेन से मैंने अपने पति का मर्डर कर दिया। राइट। फिर तुमने बड़ी होशियारी से टूटी हुई कब्र का राज फाश किया ताकि कोई तुम पे शक ना करे। फिर बड़ी चालाकी से एमिली के घर गई और उसके चुराए हुए जूते तुमने वहीं रख दिए ताकि दवे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो वहां से बरामद हो। बस एक आखिरी चीज, वो जो आप आवाज बदलने के लिए जो बॉक्स यूज करती है वो जरा आपके बैग में ही होगा, चेक करिए जरा। इस वॉइस चेंजर के जरिए मैंने कब्रिस्तान के कब्र खोदने वालों को रिश्वत दी और उन्होंने मेरे ही कहने पर मारियो की लाश वहीं पर दफन कर दी और आंटी सिंथिया की लाश एमिली के घर छोड़ दी। The confession is now complete, Your Honor. फ्लावियो गोम्स के इकबाल जुर्म के बाद अदालत उन्हें फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है। नहीं, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। छोड़ो मुझे। और इस केस से जुड़े एल्बर्ट गोम्स पर अदालत अलग से मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। और एमिली फ्रांसिस, इन्हें अदालत मारियो गोम्स के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। लगता है तुम मेरा पीछा कब्र में जाने के बाद भी नहीं छोड़ोगे केडी। पन इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। कांग्रेचुलेशन। अब सॉरी, हाथ नहीं मिला सकता, हाथ जरा काले हो गए, लेकिन अच्छा है मुंह काला होते होते बच गया। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। वेल डन सर। ग्रेवयार्ड मिस्ट्री सॉल्व्ड। अब उस ग्रेवयार्ड रिडल का भी जवाब दे दीजिए ना प्लीज। इन्होंने थी पहले मुझे बहुत फनी लगता था, लेकिन खुद कब्र में जाने के बाद आई डोंट फाइंड इट फनी एनीमोर। सर प्लीज, मुझे जानना है। आई एम वेरी क्यूरियस। जानना? सर नहीं, प्लीज बताइए ना, क्यों कब्रिस्तान के चारों ओर ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं? व्हाई? ओके, इफ यू इंसिस्ट। कब्रिस्तान के चारों ओर ऊंची दीवारें होती है क्योंकि लोग अंदर घुसने को मरते हैं। See, I told you it's not funny anymore. Am I right or am I right?
साहब। अच्छा मैं चलता हूँ, वो मेहता मिल रहा है, उसका एनसी लिखवा लेना। ठीक है साहब। हेलो। पुलिस स्टेशन, वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। कौन? आप कहाँ से बोल रही हैं? बहुत ही मोटा सा आदमी है और फॉरेन बंगला नंबर 32 कटर रोड पे। बचाओ। हेलो हेलो, सावंत जीप निकालो जल्दी। जी साहब। चल रहा है। Hands up! कोई चालाकी नहीं। सब मैंने कुछ नहीं किया सब मैं तो पड़ोस में रहता हूँ। मैं एक एस्टेट एजेंट हूँ, दिनेश पटेल। सब मैंने अपनी खिड़की से उसको देखा इधर और भाग के आया इधर। किसे देखा? खून को। खूनी? एक मोटा आदमी था, बहुत मोटा आदमी था साहब। मोटा आदमी कौन हो सकता है? His Royal Highness प्रिंस रूडी सिंह धनौरा। कुंवर साहब की यह तस्वीर 2 साल पुरानी है, जब उनका वजन 250 किलो था। गुड, 2 साल में तो काफी वजन कम हो गया होगा। अब कुंवर साहब का वजन 345 किलो है। कुंवर साहब के ऊपर अपनी एक्स प्रेमिका शर्मिला राठौर के घर जाकर उन्हें कत्ल करने का झूठा आरोप है। मिस्टर मानिक शॉ, क्यों लगता है आपको कि ये इल्जाम झूठा है? क्योंकि अपने वजन की वजह से कुंवर साहब के लिए चलना तो दूर, उठ पाना भी मुमकिन नहीं। पिछले 9 सालों से वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले। 9 साल? या मिस्टर केडी, 9 साल, 9 years। वाह। प्रिंस रूडी मेरे खास पेशेंट हैं। उनकी मेडिकल कंडीशन के कारण हमने पुलिस से परमिशन लिया कि उन्हें यहीं रखा जाए, हाउस अरेस्ट में। उन्हें जेल ना ले जाया जाए जब तक उन पे आरोप साबित नहीं हो पाता। वो कभी नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स। 350 kg वजन लेके वो भागेंगे भी कहाँ? अच्छा बताइए डॉक्टर घोष, प्रिंस रूडी वाकई नहीं चल पाते? जी वो बिल्कुल नहीं चल सकते। क्या केडी, भरोसा नहीं है तुझे? और कुंवर जी को आप प्लीज नाम से नहीं बुलाएंगे, आप उन्हें हिज हाइनेस प्रिंस या कुंवर जी कहेंगे। और केडी, कुंवर जी के बर्ताव के लिए मैं एडवांस में आपसे सॉरी बोलता हूँ। आइए। ये चिकन तंदूरी है या चूजा? न नमक न मसाला। हॉस्पिटल जैसा खाना बनाना है तो वहीं जाके काम करो। गेट आउट, दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी कुंवर साहब, सॉरी। आइए। मोटा सांड, पता नहीं मरता क्यों नहीं।
एडवोकेट केडी पाठक, पधारिए महाराज। माफी चाहता हूं, अगर मेरा चौथा लंच ब्रेक न चल रहा होता तो आपसे उठकर हाथ मिलाता। इसका मतलब आप उठ सकते हैं? ये नहीं उठ सकते, मजाक कर रहे हैं। अब तो उसी दिन उठूंगा जिस दिन इस दुनिया से उठ जाऊंगा। बहुत जोवियल है आप। आई लाइक अ सेंस ऑफ ह्यूमर प्रिंस रूडी। लेकिन ना फिलहाल आप पर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड शर्मिला राठौड़ के कत्ल का इल्जाम है, इसके बारे में बात कर लें। अच्छा हुआ मर गई वो। साल पहले मैं उसके प्यार में पागल था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि अगर मैं मोटे से पतला हो जाऊं तो मुझसे शादी करेगी। जिंदगी में पहली बार प्यार में आकर किसी के लिए मैंने अपना वजन 200 से 80 किलो किया, सिर्फ 80 किलो। मैंने अपना वादा पूरा किया, पर उसने नहीं, उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। उस ठुकराए हुए प्यार के गम में मैंने खाना शुरू किया, बस खाता गया और आज मेरी ये हालत हो गई, सब उस डायन की वजह से। खा लीजिए। क्या है? कुंवर साहब, दवाई खा लीजिए। तो खिलाओ और दफा हो जाए यहाँ से। डॉक्टर घोष, मतलब प्रिंस रूडी जरा सा भी नहीं उठ सकते। अभी 350 किलो उठाया है आपने? नहीं मिस्टर मानिक शाह, कभी कोशिश भी नहीं की। और अगर इतनी कोशिशों के बाद प्रिंस रूडी अपना 350 किलो का वजन नहीं उठा पाते, 13 किलोमीटर दूर जाकर शर्मिला राठौड़ को मारना इट्स इम्पॉसिबल। I think we have a good case, Rudy. Sorry, Prince Rudy. Your Honor, सबसे पहले मैं अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अदालत ने मेरे मुवक्किल प्रिंस रूडी सिंह धनावरा को उनके मेडिकल कंडीशन के कारण अदालत में ना बुलाकर घर से ये केस अटेंड करने की इजाजत दी। ये सब तमाशा है योर ऑनर, सरासर ढोंग। जो इंसान अपने घर से 13 किलोमीटर दूर जाके मर्डर कर सकता है, क्या वो इस अदालत के कटघरे में नहीं आ सकता? प्रोसिक्यूटर साहिबा, अगर मेरे मुवक्किल चल पाते तो मेरे पास लड़ने को केस ही नहीं होता। योर ऑनर, प्रिंस रूडी ओबेसिटी के मरीज है। उनका वजन इतना है कि 9 साल से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। ऐसा आदमी 13 किलोमीटर का फासला तय करके खून कैसे कर सकता है? आपके एक सवाल के आगे मेरे 10 सवाल हैं, जिनमें से कुछ का जवाब देंगे इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, 15 मार्च की रात करीब 1:30 बजे जब मैं पुलिस स्टेशन से निकल रहा था तो शर्मिला राठौड़ जी का मुझे फोन आया। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, वो मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा वो। कौन? आप कहां से बोल रही हैं? एक बहुत ही मोटा सा आदमी है, आप फॉरेन बंगला नंबर 32 काटो रोड पे, बचाओ। हेलो हेलो। उन्होंने साफ कहा था एक बहुत मोटा आदमी। जी बिल्कुल साफ। दवे, अगर वो मोटा आदमी प्रिंस रूडी सिंह था तो शर्मिला ने उसका नाम क्यों नहीं लिया फोन पर, जबकि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी? घबराहट में अक्सर इंसान डिटेल बताना भूल जाते हैं केडी। ओके, अग्रीड। एक और बात, शर्मिला पर जानलेवा हमला हो रहा था, तो उन्हें इतना समय कैसे मिल गया कि वो फोन उठाए, नंबर डायल करे, अपना पता बताए, कंप्लेंट लिखवाए? आओ। ये मत भूलो केडी कि वो एक बहुत ही मोटा आदमी था, उसे डॉज करना आसान था।
इसीलिए रूडी के पकड़ने तक शर्मिला को फोन करने का टाइम मिला। योर ऑनर, अगर इतना समय था शर्मिला जी के पास तो वो वहां से भाग क्यों नहीं गई? केडी चाहे तुम कुछ भी कह लो, रूडी सिंह ही कातिल है। योर ऑनर, मौका वारदात से बरामद ये बैट जिस पर रूडी सिंह की उंगलियों के निशान है, और इतना ही नहीं, जमीन पे उनके जूतों के निशान, साइज 12। थैंक यू इंस्पेक्टर दवे, आपकी ये गवाही प्रोसिक्यूशन के बहुत काम आएगी। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह जो इस केस के स्टार विटनेस हैं, जिन्होंने खूनी को अपनी आंखों से देखा, शर्मिला राठौड़ के घर के सामने वाले घर में रहने वाले स्टेट एजेंट दिनेश पटेल। सर, रात के 1:30 बजे थे, मैं सो रहा था। मेरे बेडरूम के सामने ही शर्मिला जी की खिड़की है। अचानक मैंने शर्मिला जी की चीख सुनी और फिर फायर अलार्म की आवाज, और उठकर मैंने खिड़की से देखा तो सर मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं वहां पहुंचा और वहां देखा पूरा सामान बिखरा हुआ था और कुछ ही दूरी पर जमीन पर शर्मिला जी की लाश पड़ी थी। और फिर जलने की बू आई। मैंने किचन की ओर देखा तो वहां से धुआं आ रहा था, और फिर मैं भागकर किचन में गया और वहां कोई नहीं मिला। और फिर पुलिस आ गई सर। इस पूरी अदालत में उस साइज का इंसान है कोई? नहीं, सिवाय उस आदमी के। मैंने उसी को देखा सीलिंग पे लगे फायर अलार्म को बंद करते हुए। झूठा। मिस्टर रूडी सिंह, माना आप अदालत में नहीं है, लेकिन आपका रवैया ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप यहां मौजूद हैं। कार्रवाई के दौरान किसी भी किस्म का जलपान मना है। डू यू अंडरस्टैंड? एक बहुत ही मोटा आदमी। इंस्पेक्टर दवे ने सुना, मिस्टर पटेल ने देखा। अब आपका क्या कहना है मिस्टर केडी पाठक? But of course. मिस्टर पटेल, जब आपने अपनी खिड़की से शर्मिला जी की खिड़की के उस पार उस मोटे आदमी को देखा, तो आपकी खिड़की पर या शर्मिला जी की खिड़की पर कुछ पर्दा या कोई वेनिशियन ब्लाइंड वगैरह कुछ लगा हुआ था? जी हाँ सर, शर्मिला जी की खिड़की पर एक पर्दा था। शर्मिला जी की खिड़की पर एक पर्दा था? जी हाँ। यानी कि आपने उस आदमी को नहीं देखा, महज उसकी परछाई को देखा, राइट? जी, लेकिन नहीं, अभी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिस्टर पटेल, इस रुमाल के पीछे कितनी उंगलियां हैं मेरी? तीन सर। 3 उंगलियां हैं? जी सर। आर यू श्योर? जी हाँ। मिस्टर पटेल, अगर 2 फुट की दूरी से रुमाल के पीछे आपको उंगलियां जानने में तकलीफ होती है, तो क्या अदालत का यह मानना ठीक रहेगा कि 40 फुट की दूरी से, वो भी रात के अंधेरे में, आपको परछाई पहचानने में गलती हुई हो, गलतफहमी हुई हो? सर, भले ही मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका मोटापा तो देखा। सर, इतना बड़ा पेट, इतना मोटा आदमी और कौन हो सकता है? ये तो तय करेंगे अदालत में। मिस्टर पटेल, एक बात बताइए, मैंने सुना है कि आपने शर्मिला जी के बंगले के लिए 4 करोड़ रुपए उनको ऑफर किए थे, क्या ये सही है? जी हाँ सर, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब तो आपके लिए वो बंगला खरीदना बहुत ही आसान हो गया मिस्टर पटेल। Anyway, let's come back to the point, which is कि आपने महज पर्दे के पीछे एक परछाई देखी, आपने मेरे मुवक्किल को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आपके मुवक्किल चल नहीं सकते।
एग्जैक्टली यार। आइए इस फैक्ट के बारे में उन्हीं के स्टाफ से पूछते हैं। सबसे पहले मिस्टर रूडी सिंह के एडीसी मिस्टर साइरस मानिक शॉ। इजाजत। मिस्टर मानिक शॉ, कोलाबा शू स्टोर का ये बिल, साइज 12 के जॉगिंग जूते 4 फरवरी को खरीदे गए, कीमत 3,670 रुपए। क्या ये जूते आपने खरीदे? जी हाँ। आपके पैर का साइज क्या है? 9। ये शूज एक्चुअली मैंने अपने भाई के लिए खरीदे थे। उसके पैर का साइज 12 है। तो ये खून आपके भाई ने किया मिस्टर मानिक शॉ, क्योंकि इन जूतों के निशान शर्मिला के घर पर मिले। नहीं, मेरा भाई खूनी नहीं है। इनफैक्ट ये शूज मैंने कुंवर साहब के लिए जो इंसान 9 साल से चलना तो दूर अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकला, उसके लिए जॉगिंग शूज, और इस कमरे में कोई ट्रेडमिल भी नहीं। पता नहीं, कुंवर साहब ने मंगाए और मैं ले आया। थैंक यू योर ऑनर। मेरी अगली गवाह रूडी सिंह की नर्स मिस बी बजाज। ये बी बजाज क्या है? जी, मेरा नाम बसंती बजाज। दरअसल मेरी माँ को शोले फिल्म बहुत पसंद थी, इसलिए जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने मेरा नाम बसंती रख दिया। ऑर्डर। आप रूडी सिंह की राउंड द क्लॉक नर्स हैं? जी हाँ, दरअसल उनको मेरी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, बीपी, दवाइयाँ, इंजेक्शंस वगैरह। तो कत्ल की शाम 6 बजे से आप कहाँ गायब थी? वो सर ने मुझे छुट्टी दी थी, इसलिए मैं हाफ डे लेके चली गई थी। उन्होंने आपको छुट्टी दी? सर को कहीं बाहर काम था। I mean, सर को कुछ काम था, इसलिए उन्होंने छुट्टी दी हमें। कुछ काम करना था, किसी का खून करना था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। योर ऑनर, मेरा बस यही पॉइंट है कि कोई अपने स्टाफ को तभी छुट्टी देता है जब वो घर पर ना हो। थैंक यू बसंती जी। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह रूडी सिंह की कुक कम हाउसकीपर मिस ज्योति कार्निक। इजाजत। आप रूडी सिंह के लिए खाना बनाती हैं? जी, वो हर 1.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते हैं, इसीलिए मुझे उनको खाने को देना पड़ता है। कत्ल की रात आपने रूडी सिंह जी के लिए एक टिफिन पैक किया था? जी। पर टिफिन तो हम उनके लिए पैक करते हैं जो बाहर जा रहे हों। Am I right? जी, लेकिन मैं तो सिर्फ कुक हूँ। अब जैसा सर बोलेंगे मुझे तो वैसे ही करना पड़ेगा ना। क्या ये सही है मिस्टर रूडी? ऑर्डर। प्रिंस रूडी। मिस्टर रूडी सिंह, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप सो रहे हैं? योर ऑनर, उनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं। योर ऑनर, रूडी सिंह के तीनों स्टाफ मेंबर्स की गवाही से जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं, और वो सच ये है कि रूडी सिंह चल सकते हैं। योर ऑनर, प्रिंस रूडी के स्टाफ के एक अहम मेंबर की गवाही अब भी बाकी है। मैं प्रिंस रूडी के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर शुभांकर घोष को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। डॉक्टर घोष, आप प्रिंस रूडी सिंह जी के पर्सनल फिजिशियन हैं। अदालत को बताइए कि क्या वो चल सकते हैं या नहीं। जी नहीं, रूडी सिंह जी बिल्कुल नहीं चल सकते। मैं पिछले 4 साल से उनका डॉक्टर हूं, और योर ऑनर, ओबेसिटी को ट्रीट करना मेरी खासियत है, और मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका वजन 300 से भी ऊपर है।
क्या वो चल सकते हैं? जी, मगर रोडी सिंह जी नहीं चल सकते। योर ऑनर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के स्टेटमेंट को झुटलाने वाले हम कौन होते हैं? और डॉक्टर घोष ने अभी कहा कि प्रिंस रूडी जैसे कई भारी भरकम ओवरवेट पेशेंट्स इनके पास हैं। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि दुनिया में ऐसे और भी लोग होंगे। वो कातिल रूडी सिंह ही था और ये है उसका सबूत। मार्च की रात कार्टर रोड पर सिटी क्लब के बाहर कुछ फैंस फिल्मस्टार सलमान खान के इंतजार में बैठे थे और जब मिस्टर खान बाहर आए तो उन्होंने उनके साथ कुछ तस्वीरें खींची। शर्मिला का घर उस क्लब के बिल्कुल सामने है और 1:15 पर ली गई ये तस्वीर काफी दिलचस्प है और ये है उसका जूम इन वर्जन, जहां बैकग्राउंड में रूडी सिंह ट्रैक पैंट्स पहने साफ नजर आ रहे हैं। ये तो बिना किसी शक व शुबा के रूडी सिंह ही है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस इन द कोर्ट। प्रिंस रूडी सिंह धनौरा, अब भी आप कहेंगे कि आप चल नहीं सकते? एक और झूठ बोला तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं चल सकता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। पिछले 2 हफ्तों से मैं चल सकता हूँ। 7 दिन बाद शर्मिला की शादी होने वाली थी तो मैंने सोचा एक आखिरी बार उससे मिलकर अलविदा कह दूं। इसलिए मैं उससे मिलने के लिए पहली बार घर से बाहर निकला, पर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो मैं दरवाजे से ही वापस लौट आया। तो आपके डॉक्टर और आपका स्टाफ क्यों कह रहे हैं कि आप चल नहीं सकते? क्योंकि मैंने ही उनको धमकी दी थी कि किसी ने सच कहा तो उनको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। प्रिंस रूडी, ये क्या किया आपने? क्यों किया? मैं डर गया था केडी। मुझे जब पता चला कि शर्मिला का खून हो गया तो मुझे लगा कि सबसे पहले उंगली मुझ पर ही उठेगी। इसलिए मैंने अपने स्टाफ से झूठ बुलवाया और खुद भी झूठ बोला। पर केडी, शर्मिला को मैंने नहीं मारा। मैं तो आज भी उससे प्यार करता हूँ। योर ऑनर, इस केस की शुरुआत में डिफेंस काउंसिल ने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये साबित कर दूं कि रूडी सिंह चल सकते हैं तो उनके पास कोई केस ही नहीं बचता। अब अदालत क्या कहे? इस केस का फैसला कल सुबह ठीक 11 बजे। और मिस्टर रूडी सिंह, आपको यह अदालत फौरन हिरासत में लेते हुए कल इसी कोर्ट में पेश होने का हुक्म देती है। लगता है वो दिन आ गया कि तुम्हारी पहली हार का दिन। केडी पाठक will finally lose a case. आप जानते हैं आज तक मैं कोई केस क्यों नहीं हारा? क्योंकि आज तक केडी ने कभी झूठ नहीं बोला। मेरी ताकत मेरी सच्चाई है और आज आपके कारण मैं अदालत में झूठा साबित हुआ। केडी, मैंने तुम्हें सिर्फ आधा झूठा साबित किया है, बाकी तुम्हारा आधा कहा हुआ सच है। ये खून मैंने नहीं किया। और ये भी अदालत में झूठा साबित हो गया तो बैट पर आपकी उंगलियों के निशान, मौका वारदात पर आपके जूतों के निशान, कत्ल के समय शर्मिला के घर के बाहर आपकी तस्वीर, और बचा क्या है? अगर तुम्हें मेरी बातों में भरोसा नहीं है ना तो तुम मेरा केस छोड़कर जा सकते हो। मैं दूसरा लॉयर रख लूंगा। ओह शट अप प्रिंस रूडी। 2 बातें। पहली बात, आपका गुनाह इस हद तक साबित हो चुका है कि कोई लॉयर आपके केस को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी बात, केडी ने आज तक लिया हुआ केस कभी अधूरा नहीं छोड़ा।
हार हो या जीत अदालत में सच साबित होके रहेगा। क्या है केडी? किसी जानवर के बाल, ब्लैक कलर। कुत्ता था क्या शर्मिला के पास? नहीं तो फिर ये बाल किसके हैं? केडी ये मत कहना कि किसी आदम को जानवर ने उसकी जान ली है। ये मैं नहीं, तुम कह रहे। आओ किचन में चलते हैं। दवाई ये वही चूल्हा है जिस पर शर्मिला उस रात खाना बना रही थी? हाँ, हमने आके से बंद किया वरना आग लग जाती। राइट, लेकिन रात के 1:30 बजे शर्मिला खाना क्यों बना रही थी? फ्रिज में तो खाना भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि शर्मिला खाना नहीं बना रही थी। तो फिर ये गैस कातिल ने ऑन किया है। ओह, ताकि फायर अलार्म बजे और उसके पकड़े जाने का रिस्क हो। 50% राइट, 50% रॉन्ग, ताकि फायर अलार्म बजे और कोई उसे देखे। फायर अलार्म, लेट्स गो। दवा ये वही फायर अलार्म है ना जिसे ऑफ करते वक्त मिस्टर पटेल ने उस खिड़की में से कातिल को देखा था? हाँ, लेकिन पटेल ऊपर तक पहुंचा कैसे? आई थिंक इस टेबल के जरिए। हेल्प मी प्लीज। क्या लगता है तुम्हें 6 फीट 4? राइट। मिसेस बिलीमोरिया, हाय। कल सुबह तक मुझे शर्मिला राठौड़ और इस केस से जुड़े हर विटनेस पे सारी डिटेल्स चाहिए। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। तभी केस क्लोज करने का समय आ गया। योर ऑनर, यह शर्मिला राठौड़ के घर का वही टेबल है जिस पर उस रात खूनी ने खड़े होकर फायर अलार्म बंद किया था। मेरी बात से इंस्पेक्टर दवे भी सहमत होंगे। यस। प्रिंस रूडी, आपका मौजूदा वजन, करंट वेट कितना है? 345 किलो। 345, 345 kgs, योर ऑनर। दवे तुम्हारा? 80 किलोज। हवलदार साहब आपका? 75 किलो। 75 kgs और 80 kgs, टोटल 155 kgs, योर ऑनर। दवे सर आप यहाँ। हवलदार साहब आप भी आइए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इस मेज पर खड़े हो जाएं। जरा संभल के। हाँ। उठो दबी। लगी तो नहीं? थैंक यू। योर ऑनर, यही था मेरा सवाल। यह टेबल जो 155 किलो उठाते हुए टूट गई, इसका 350 किलो उठाना नामुमकिन है। यह तभी के तभी ही टूट जाती। तो फिर ये टूटी कैसे नहीं?
क्योंकि योर ऑनर कत्ल की रात पर जो आदमी इस टेबल पर खड़ा हुआ था वो मोटा जरूर था, लेकिन भारी नहीं। कत्ल की रात पर जो आदमी इस टेबल पर खड़ा हुआ था वो मोटा जरूर था, लेकिन भारी नहीं। मोटा और भारी नहीं, क्या मतलब इसका? इसका मतलब प्रिंस रूडी की कुक कम हाउसकीपर मिस कार्निक बताई। मिस कार्निक, हाउ आर यू? आपका एक छोटा भाई है जो फैंटेसी अम्यूजमेंट पार्क में काम करता है, क्या ये सही है? जी, मंगेश। मंगेश, मंगेश, राइट राइट राइट। तो क्या क्या करता है मंगेश वहाँ? जी वो वहाँ पे भालू है। राइट प्लीज। भालू है मंगेश, भालू है? I mean वो वहाँ का मैस्कॉट है, टॉमी टेडी। टॉमी टेडी, हाउ स्वीट। योर ऑनर, खुशकिस्मती से टॉमी टेडी हमारे साथ आज अदालत में है। आइए टॉमी टेडी। इस पोशाक के कुछ रेशे मुझे शर्मिला जी के घर से बरामद हुए। इसका मतलब टॉमी टेडी वहीं थे उस रात। टॉमी टेडी जी, आपकी जरा मैं मुंडी उतार लूं। मंगेश, तुम? आइए टॉमी टेडी साहब, मैं चाहता हूं कि आप इस टेबल पे खड़े हो जाएं। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, अगर मैं इसके सामने पर्दा लगा दूं तो 40 फुट की दूरी से किसी को भी ये गलतफहमी होगी कि पर्दे के पीछे कोई बहुत मोटा आदमी खड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर पटेल को हुई थी। मिस्टर पटेल, am I right or am I right? थैंक यू मिस्टर टॉमी टेडी। आइए लीजिए आपका। थैंक यू वेरी मच। अब बताइए मिस कार्निक कि आपने अपने भाई के टॉमी टेडी का कॉस्ट्यूम पहनकर शर्मिला का कत्ल क्यों किया? एक मिनट। माना कि मिस्टर पटेल को धोखा हुआ था, लेकिन शर्मिला राठौर ने तो यह साफ कहा था कि कातिल एक मोटा आदमी है। योर ऑनर, फोन पर वो आवाज शर्मिला जी की थी ही नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। सबसे पहले मिस कार्निक ने शर्मिला जी का कत्ल किया, उसके बाद उनके घर को तहस नहस किया, उसके बाद पुलिस को फोन किया। वो आवाज मिस कार्निक की थी या नहीं? बोलिए। नहीं नहीं योर ऑनर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं नहीं थी, वो मिस्टर मानिक शॉ थे। ये उनका ही काम है, क्योंकि कत्ल से पहले उन्होंने ही वो सूट बोरो किया था टॉमी टेडी का। पूछिए, उनसे पूछिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर मानिक शॉ को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? जी हाँ, वो सूट मैंने ही बोरो किया था अपने बेटे पर्सी की बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन उसके बाद उस सूट को मैंने कुंवर साहब के घर के स्टोर रूम में जाके रख दिया था।
मिस कार्निक को देने के लिए। राइट। और कत्ल से एक दिन पहले वो सूट स्टोर रूम से गायब हो गया। जी हाँ, लेकिन मैंने उसे गायब नहीं किया। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो कौन हो सकता है जो सूट स्टोर रूम से लेकर गया था, क्योंकि घर में 2 लोग ही थे और जो स्टोर रूम में जा सकते थे, डॉक्टर घोष और नर्स बसंती बजाज। योर ऑनर, मैं डॉक्टर घोष को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। देखिए मिस्टर केडी, मैं एक इज्जतदार डॉक्टर, आप इस तरह के बेहुदा और बेतुके इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते हैं। सॉरी डॉक्टर घोष, इल्जाम नहीं लगा रहा, सिर्फ पूछताछ कर रहा हूं। ये बताइए कि कत्ल की रात आप कहां थे? मैं पुलिस को पहले से ही कह चुका हूं कि मैं उस रात अपनी क्लिनिक में था। इतनी रात गए क्लिनिक में क्या कर रहे थे आप? नर्स बसंती बजाज का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार कर रहा था। जी हाँ, वो दुबई के किसी हॉस्पिटल में जॉब ले रही हैं। ये सर्टिफिकेट उसी के लिए है। अगर आप चाहें तो उसकी कॉपी देख सकते हैं एविडेंस फाइल। हाँ, वो कॉपी मैंने देखी है और इसमें लिखा है कि आप बैठिए डॉक्टर घोष। योर ऑनर, मैं नर्स बजाज को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। आप दुबई जा रही? जी हाँ, दरअसल मैं रूडी साहब की बदतमीजियों से तंग आ चुकी हूँ। और वहाँ मेरी सिस्टर भी रहती है दुबई में। वो आपका पहला नाम, फर्स्ट नेम क्या बताया था? बीफ पॉर? बसंती। हाँ, बसंती राइट। पिछली बार आपने बताया था कि शोले फिल्म के उस किरदार से आपकी माताजी ने प्रभावित होकर आपका नाम बसंती रखा था, राइट? जी। इसलिए अपनी भूल गया मैं। कोई बात नहीं। अरे कोई बात कैसे नहीं, बात तो है। अब देखिए ना, आपके फिटनेस सर्टिफिकेट में आपका बर्थ डेट यानी कि जन्म तारीख 16 सितंबर 1974, 16 सितंबर 1974, क्या यह सही है? जी बिल्कुल सही लिखा है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा नर्स बजाज की पहले वो फिल्म आई होगी, आपकी माताजी ने वो फिल्म देखी होगी, उस फिल्म से प्रभावित हुई होगी, फिर आपका नाम रखा गया होगा बसंती। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले हेमा मालिनी जी का नाम रखा गया होगा, उसके बाद आपका नाम रखा गया होगा। इज दैट करेक्ट? जी ऐसा ही कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो एक बात बताइए, क्या आपकी माताजी उस फिल्म की शूटिंग पर गई थी या उस फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी के साथ उनके घरेलू ताल्लुकात थे जिसके कारण उन्हें कहानी और किरदार के नाम पहले से पता थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बेबुनियाद सवाल। ये तुम क्या अनाप शनाप पूछ रहे हो? योर ऑनर, नर्स बजाज का जन्म 16 सितंबर 1974 में हुआ, जबकि शोले रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 में। नर्स बजाज के जन्म के पूरे 1 साल बाद। अगर इनके जन्म के 1 साल बाद फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के किरदार का नाम इनकी माताजी इनको कैसे दे सकती है? ऑर्डर। योर ऑनर, अगस्त 2010 में मरहूम शर्मिला राठौड़ ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई थी अपने कुक कम हाउसकीपर के खिलाफ। नूरी झा, इल्जाम 20 लाख रुपए के ज्वेलरी की चोरी। तब से नूरी झा फरार है, लापता है, फेक आइडेंटिटी के साथ जी रही है। लेकिन आज नूरी झा अदालत में मौजूद है। नर्स बसंती बजाज के बोलिए नर्स बजाज, आपने झूठ क्यों बोला कि आपका नाम बसंती है जबकि आपका नाम नूरी झा है या नहीं?
कमीशन का नहीं कि आपका नाम बसंती बजाज नहीं नूरी झा है और आप ही ने कत्ल किया है शर्मिला राठौर का। बोलिए, आपने कत्ल किया है या नहीं? मैं ही नूरी झा हूं, मैं ही। ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं रूडी साहब की नर्स बनके उसके साथ अपना नया जीवन शुरू कर रही थी। अचानक मुझे पता चलता है कि रूडी साहब और शर्मिला मैडम का पुराना रिश्ता है और मुझे ये भी डर था कि कहीं शर्मिला मैडम मेरी असलियत ना बता दे। मैंने शर्मिला मैडम की शादी के एक हफ्ता पहले उन्हें मारने का प्लान किया। मैंने रूडी साहब की उंगलियों के निशान एक एक्सरसाइज बैंड पे लिए। फिर हूबहू रूडी साहब जैसे जूते खरीदे। उसके बाद स्टोर रूम में जाकर टेडी बियर का कॉस्ट्यूम चोरी किया और फिर शर्मिला जी के घर जाकर उनका कत्ल कर दिया मैंने। शर्मिला जी का कत्ल करने के बाद आपने जाकर गैस जलाया ताकि धुएं से फायर अलार्म बजे। आप टेबल पर चढ़ी, फायर अलार्म बंद किया ताकि लोगों को यह वहम हो कि कत्ल किसी बहुत ही मोटे आदमी ने किया है, मेरे मुवक्किल रूडी सिंह ने, जबकि कत्ल आपने किया था। जी हाँ, ये कत्ल मैं नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर। The defense rests, Your Honor. नूरी झा उर्फ बसंती बजाज के इकबाल जुर्म के बाद यह अदालत इन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और श्री रूडी सिंह धनौरा को शर्मिला राठौर के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. Prosecutor साहब, so close yet so far. लेकिन कहना पड़ेगा इस बार थोड़ा डरा दिया था आपने मुझे। अभी तो सिर्फ डराया है केडी, हराया नहीं। वो दिन भी जल्द आएगा। Congratulations, Prince Rudy. प्रिंस नहीं, ओनली रूडी। How sweet. Okay, I think it's okay. केडी और रूडी क्या टीम है। आखिर हम जंग जीत गए। रूडी ये जंग तो हम जीत गए, लेकिन अभी तुम्हारी एक जंग बाकी है, तुम्हारे इस मोटापे के साथ। 10 साल पहले जब तुम्हें प्यार हुआ था, एक नई जिंदगी के लिए तुमने वजन घटाया था। आज भी तुम्हें नई जिंदगी मिले तो क्यों ना एक बार फिर से मुझसे। ऑल द बेस्ट।